मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं भाई अनुराग दीक्षित में उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक आ रही होगी। एक ये प्रश्न मन में उठा है कि इतनी देर से ये कट ऑफ का वीडियो क्यों आया। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो देर से नहीं है। आज से 4 महीने पहले जब मैं दूसरे चैनल पे काम करता था, तब मैंने एक कट ऑफ पे वीडियो बना दी थी। तो जो कट ऑफ आज बहुत बड़े बड़े अध्यापक या इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं, वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 4 महीने पहले बता दिया था। उसके बावजूद ये वीडियो क्यों आ रहा है सर फिर? तो अभी भी छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के बाद ही उन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता था, और अब एएलपी का एग्जाम हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि उन प्रश्नों के उत्तर अभी तक आपको अगर नहीं मिले होंगे तो इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि जिन बच्चों के 25 से 35 के आसपास नंबर आ रहे हैं, उन्हें सीबीटी 2 की तैयारी शुरू करनी है नहीं करनी है, या इससे ज्यादा जिनके आ रहे हैं उनको करनी है, या इससे कम नंबर जिनके आ रहे हैं उनको सीबीटी 2 की तैयारी शुरू करनी है या नहीं करनी है, और अगली आने वाली एएलपी की वैकेंसी के लिए क्या चीजें हैं उसको पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन पहले इस छोटी सी बात को हम लोग समझते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो एएलपी का एग्जाम 2024 का हो गया है, इस 2024 के एग्जाम में सबसे पहले फैक्टर क्या क्या है जो कट ऑफ को वो प्रभावित करते हैं, कि टोटल फॉर्म कितने पड़े। अब टोटल फॉर्म कभी कट ऑफ को प्रभावित नहीं करेगा, ये प्रभावित करता है कि कितने बच्चों ने लगभग पेपर दिया। उसके बाद सीबीटी 2 कौन कौन दे पाएगा, मतलब जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेगा वही तो सीबीटी 2 दे पाएगा। तो एक प्रश्न ये हुआ कि कौन से और कितने बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे, पहला। इसके बाद कितने बच्चे साइको देंगे, और सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या होना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना। जब हम एएलपी की बात करते हैं यहां पर, है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं क्या? बड़ा हो जाएगा ये। हाँ, जब मैं एएलपी की बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कुल मिलाकर पोस्ट बढ़ने के बाद 18,799 पोस्ट थी सीबीटी 1 में, मतलब फॉर्म भरने से पहले। और सीबीटी 1 का एग्जाम जो फॉर्म भरा है वो लगभग 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन ये 20 लाख पूरे एग्जाम देने नहीं दे पाए। लगभग लगभग जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो आंकड़े ये कहते हैं कि 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 6 लाख बच्चे किसी ना किसी कारण से अब्सेंट हो गए। 20 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था जिसमें 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब बात यह है कि इसमें से सीबीटी 2 में कितने जाएंगे। तो वैकेंसी जितनी है, जैसे टोटल वैकेंसी कितनी है, 18,799। मैं आपको बहुत डिटेल में एक बात बता देता हूं, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। इसका 15 गुना बच्चा जो होगा वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेगा, 15 गुना बच्चा। और अगर हम 18,799 का 15 गुना कर लेते हैं तो 2,85,000 बच्चा ऐसा है जो सीबीटी 2 का एग्जाम देगा। मतलब मोटे तौर पर आप ये देख पाएंगे कि 14 लाख बच्चों में से 2,85,000 बच्चा ही सीबीटी 2 के लिए जाएगा। अब ये जो बच्चे छटेंगे, ये कहां से छटेंगे? देखिए, कई सारे आंकड़े, कई सारे डेटा के बाद ये पता लग पाया, कुछ आंकड़े अपने पास भी आए जो कई मतलब जोन से थे, 25, 26, 27, 28, 29, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो कई सारे बच्चों ने अपनी आंसर की बताई, अपने रोल नंबर बताए, उसको मैंने देखा। तो ये समझ में आया कि किसी भी शिफ्ट के पेपर में, किसी भी दिन में, किसी भी शिफ्ट के पेपर में बहुत अंतर नहीं था। ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन आ गया हो या किसी शिफ्ट का पेपर बहुत सरल आ गया। लगभग लगभग एक जैसा पेपर था। तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पिछली बार पड़ गया था कि किसी के 10-10 नंबर बढ़ गए, किसी के 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा भी नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो नंबर बढ़ेगा या घटेगा उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल के में बहुत अंतर नहीं था। अब ये 14 लाख बच्चे से 2,85,000 बच्चा ही सीबीटी 2 देगा। तो इसका मतलब बाकी बच्चा तो हटेगा ना। 14 में 2 हटा दीजिए, 12 बचा, 12 में 85 और हटा दीजिए, 11,15,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब ये 11,15,000 बच्चे कौन से होंगे जो बाहर हो जाएंगे, मतलब जिनके नंबर ऐसा होगा जो कम होंगे वही तो बाहर होंगे। तो इसी हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा, है ना। और कट ऑफ के निर्धारण में नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो होगा। और हालांकि पहला वाला तो क्वालिफाइंग नेचर का ही है, क्वालिफाइंग नेचर ही है ना।
तो लेकिन अब बातें बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि साइको टेस्ट में जितने बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे या वैकेंसी का 8 गुना जो है ना, 18,799 वैकेंसी का 8 गुना करेंगे तो 1,50,392 बच्चा सीबीटी 2 देगा। फिर उसके लिए मेडिकल में पद का 1.5 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। अब क्या हो रहा है कि मेडिकल में 1:1 का रेशियो चलता है, धीरे धीरे ये होता जा रहा है रेलवे के सभी वैकेंसी में कि 1:1 जितने मेडिकल में बच्चे आएंगे उतने सिलेक्शन होगा। जो नहीं पहुंच पाते हैं उनका बाद में वेटिंग लिस्ट जारी करी जाती है। अब धीरे धीरे ये होने लगा, लेकिन अभी यहां पर इसमें मेडिकल में 1.5 गुना वैकेंसी का बच्चा बुलाया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हमारे नंबर कितने हैं तो हम कट ऑफ कैसे समझे कि हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी नहीं करनी। बिल्कुल, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछली बार की वैकेंसी में असिस्टेंट लोको पायलट में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जितनी भी पद थे इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट में, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी और मतलब एससी एसटी ओबीसी का ये इसके जोन है। तो आप देखें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अजमेर की गई थी 61.0506, ठीक। इसी तरीके से असिस्टेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट ये है, इसी तरीके से ये है। लेकिन इस बार की बात करें तो साफ साफ शब्दों में ये बात मैंने 4 महीने पहले बताई थी, 4 मंथ एगो। ये बात जब मैं इसके पहले वाले चैनल पर था तो मैंने बता दी थी कि क्योंकि मुझे एक अंदाजा था ना कि पेपर का हिसाब क्या होगा, बच्चा कितनी पढ़ाई करता है। तो इस बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि लगभग अगर मैं जोन को देख लेता हूं जो डेटा अपने पास आता है, हालांकि मेरे पास तो बहुत डेटा नहीं आता है क्योंकि बच्चे का मतलब अभी मेरा चैनल नया है तो बच्चा उतना जुड़ा नहीं। मैं आपको सत्य बात बताऊं तो मेरे पास सिर्फ 2,500 से 3,000 बच्चों का ही मतलब कुछ ने बताया है, कुछ ने डेटा भेजा है। सिर्फ इतने ही बच्चों का डेटा है, बहुत ज्यादा बच्चों का डेटा नहीं है। मैं 2,500 से 3,000 बच्चों के उस पर बात कर रहा हूं और ये डेटा अभी आया है, लेकिन ये प्रिडिक्शन मैंने पहले करी थी। जनरल कैंडिडेट कोई भी जोन, अगर आपके नंबर 40 से 42 के बीच में है, यहां पर आप -2 तो करना ही नहीं, यहां पर आप +2 ही करना। मतलब ये हो सकता है 42 44 या 45 नंबर तक है या उससे अप है। भाई 45 से अगर प्लस है तो आप 100% तैयारी करिए। और अगर यहां पर बीच में वेरिएशन आता है मतलब 43 से 45 के बीच में तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर मैं बात कर लेता हूं 35 से 38 या +-2, इसमें मैं +-2 लेकर चलूंगा भाई, इसमें प्लस भी 2 लूंगा और माइनस भी 2 लूंगा। इसके बीच में वेरिएशन है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। ओबीसी कैंडिडेट ये आपके मार्क्स हैं +-2, यहां पर फिर और ऐड करूंगा +-2, ठीक है। ये अगर है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। एससी कैंडिडेट 35 से 38, एससी कैंडिडेट 35 से 38 +-2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत अंतर नहीं मिलेगा, सीबीटी 1 है भाई, +-2 आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। और एसटी कैंडिडेट 32 से 35 +-2 आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब भी कई सारे बच्चों का ये उत्तर होगा सर हमारे तो 25 से 35 के बीच में ही नंबर आ रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं जोन पर डिपेंड करता हूं, जैसे मैं पटना जोन की बात कर लेता हूं तो पटना जोन में वैकेंसी बड़ी कम है। ये मैंने जो वो बताया है कट ऑफ आपको, ये ओवरऑल कट ऑफ है, मतलब सभी जोन को मिला मुलू के। किसी पर्टिकुलर जोन में मान लीजिए पटना जोन की बात कर लेते हैं तो पटना जोन में वैकेंसी बहुत कम है, तो पटना जोन में निश्चित तौर पर ये कट ऑफ इसका हाई रहेगा ही रहेगा। और जब ये हाई रहेगा तो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का नहीं, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सभी का हाई रहेगा। और ये अभी आप देखोगे जब आएगा कट ऑफ तब आपको देखने को मिलेगा, ये 100% बात सत्य है। ऐसे ही जिस जोन में वैकेंसी कम है, बिलासपुर जोन में वैकेंसी ज्यादा है तो निश्चित तौर पर वहां का कट ऑफ कम रहने वाला है ना। वैकेंसी ज्यादा है लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्टर और डिपेंड करता है कि वहां पर बच्चों ने फॉर्म बहुत ज्यादा भरे। तो ये बहुत सारे फैक्टर कट ऑफ में निर्भर करते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ को देखता हूं तो यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि सर 25 से 35 नंबर जिन बच्चों के हैं उनको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज तो बोल दे रहा हूं, हो सकता है कई लोग आपको ये भी बताएं, कई लोगों का ये भी कहना हो कि 25 से 30 के बीच में भी एससी एसटी कैंडिडेट में सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूं होगा, जैसे अगर मैं पिछली बातों को देख लेता हूं 25-25 नंबर पे भी सिलेक्शन हुए। आप देखिए एसटी कैटेगरी में 25 नंबर 27 नंबर है ना, इस पे भी सिलेक्शन हुए, तब वैकेंसी ज्यादा थी, 27,000 कुछ वैकेंसी थी। आप देख लीजिए, ये तो मैं भी एक उदाहरण आपको दे रहा हूं एसटी कैटेगरी का। और आप देखेंगे तो 27 नंबर ये नंबर इससे भी मतलब सिलेक्शन हुए हैं, ऐसा नहीं।
तो सिलेक्शन इस बार भी 25 नंबर पे होने की उम्मीद है, लेकिन एसटी कैटेगरी पे ही होगी या दिव्यांगजन पे होगी। आप सोचो कि एससी कैटेगरी, अगर मैं इससे भी तुलना कर लूं एससी कैटेगरी से, तो कम से कम 30 नंबर तो आपको चाहिए होंगे ना। देखिए यहां पे देख लीजिए, आपको 30 नंबर कम से कम चाहिए होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात कर ले, चाहे मैकेनिकल की बात कर ले। आप देख पा रहे हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे भी एसटी कैटेगरी जो होगी, एसटी कैटेगरी में कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो 25 से 30 नंबर के बीच में लाए होंगे। उनका सिलेक्शन किस जोन से है, किस जोन से नहीं है, उनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है भी या नहीं भी है। यहां पर मैं 50-50 चांस लूंगा, यहां पे मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह दूंगा कि हो ही जाएगा या नहीं होगा। जो बात सच है वो सच है। इसके अलावा अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको पीडीएफ मिलती है, और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैथ का कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपके लिए सिर्फ एक यही जरूरत है। और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मुझे अनुराग सर मैथ के नाम से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जरूर ये बताना कि अगर इस कट ऑफ की डिटेल में मुझसे अगर कोई बात छूट रही है प्लीज, तो मैं आपसे विनम्र आग्रह ये करूंगा कि आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्या बात छूट रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि मेरा नाम ये है, मेरे नंबर इतने हैं, मैं इस जोन से हूं, इस कैटेगरी से हूं। तो मैं एक बार ये कोशिश करूंगा और एनालिसिस करने की, ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप सीबीटी 2 की तैयारी में आगे बढ़े या फिर से आपको सीबीटी 1 की तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने तो एक पेपर भी केवल इसका करा दिया था, सीबीटी 1 का 26 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर कराया था, है ना। अभी आप चैनल पे जाओगे देखोगे मिलेगा, और ऑफिशियल आंसर की से कराया था। तो मुझे समझ में आया कि पेपर इतना हल्का था कि सिर्फ 10 से 12 मिनट में किया जा सकता है। सिर्फ 10 से 12 मिनट में पूरे मैथ के 20 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और कोई भी ऐसा प्रश्न था ही नहीं जो छोड़ा जा सके। तो इसका मतलब पढ़ाई अगर सही से नहीं हुई है तभी तो नंबर गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं तो अगर पढ़ाई सही से हुई होती तो नंबर इतने गड़बड़ थोड़ी होते। 75 में अगर आप सही ढंग से पढ़े हो तो 50 नंबर लाए जा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में ही 20-20 क्वेश्चन आराम से करके इसमें नंबर तक पहुंचा जा सकता था आराम से। बाकी बची जीएस और साइंस की बात, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने नंबर, और अगर मुझसे कोई बात छूट रही है तो जरूर बता देना, और चैनल को, यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।